हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नवीन ग्रोवर कॉमर्स। मैं हूं नवीन ग्रोवर। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरे बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मैंने एमकॉम किया है, बीएड किया है। हरियाणा का जो टेट होता है जिसको एचटेट बोलते हैं, वो 2 बार क्वालिफाई किया है कॉमर्स सब्जेक्ट में। यूजीसी नेट मेरा 4 बार क्वालिफाई है, जिसमें मेरा 1 बार जेआरएफ है। और रिसेंटली पीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए जूनियर ऑडिटर के एग्जाम में मेरा रैंक क्या है, 14 आया है। हम लोगों ने शुरुआत की थी पीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए एक एग्जाम, जिसको हम लोग सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट का जो ये एग्जाम था, उसको हम लोगों ने सोल्व करना शुरू किया था, जिसके हम लोग कॉमर्स पोर्शन के 35 तक के क्वेश्चन क्या कर चुके थे, सोल्व कर चुके थे। उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जिसने नहीं देखी वो देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या कहता है, रेशियो विच टेक्स इनटू कंसीडरेशन द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स एज वेल एज आउटसाइड। तो ओनर्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है हमारा, उसमें हम लोग रखते हैं जैसे इक्विटी, आउटसाइडर में हम लोग रखते हैं डेट को। ये क्या कहता है, ऐसा कौन सा रेशो है जो आपको दोनों के रिलेटिव का मतलब क्या होता है, परसेंटेज में भी इक्विटी कितना डाला है और डेट कितना डाला है, ये बताने वाली रेशो कौन सी है। लिक्विडिटी होती है शॉर्ट टर्म के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी इनसे अलग होती है, टर्नओवर होती है सेल्स पर बेस्ड वाली। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा लीवरेज रेशो। सॉरी, लीवरेज रेशो आपको यह बताता है कि इक्विटी से कितना पैसा डाला है और डेट से कितना पैसा डाला है। अगला सवाल है, एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के एडमिशन के समय अगर वैल्यू ऑफ गुडविल इज ओवर स्टेटेड, ज्यादा लिखी गई है बुक्स में, उसको वापसी कैसे लिखा जाएगा? उसको लिखा जाएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के एडमिशन के समय अगर वैल्यू ऑफ गुडविल ओवर स्टेटेड ज्यादा लिखी गई है, उसको आप रिटर्न बैक कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर से इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, तो यानी कि पुराने पार्टनर को पुरानी रेशो जो आपकी है उसमें क्या कर देंगे, आप रिटर्न बैक कर देंगे। अगला सवाल आता है, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है? देखो, जो हमारे एरर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा होता है एरर्स ऑफ क्लैरिकल। इसको क्लैरिकल एरर और एक प्रिंसिपल एरर। जो क्लैरिकल एरर होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है एरर ऑफ ओमिशन, एक होता है एरर ऑफ कमीशन, तीसरा होता है कंपनसेटिंग। जो हमारा एरर ऑफ क्लैरिकल होता है उसमें 3 प्रकार के एरर आते हैं। ऐसा सवाल आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि एरर ऑफ क्लैरिकल एरर में कौन कौन से एरर आते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन और कंपनसेटिंग। जो हमारा एरर ऑफ ओमिशन होता है, इसमें तो हम लोग टोटली एंट्री करना भूल जाते हैं। एंट्री करना क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। ये भी 2 प्रकार का हो सकता है। ये फुली ओमिटेड वाला हो सकता है कि आप सारी की सारी एंट्री करना भूल के, और दूसरा होता है पार्शली ओमिटेड, एक खाते में तो एंट्री कर दी परंतु दूसरे खाते में एंट्री नहीं की। दूसरा होता है कमीशन वाला। कमीशन में क्या होता है, जब आप लोग रॉन्ग टोटल, गलत पोस्टिंग करते हो, रॉन्ग टोटलिंग करते हो, रॉन्ग कास्टिंग करते हो, रॉन्ग पोस्टिंग करते हो, ये वाला एरर कौन सा होता है, कमीशन। कंपनसेटिंग एरर कौन सा होता है, जब एक एरर ने दूसरे एरर को क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया, उसको हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। जो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है वो रूल का एरर होता है, रूल्स की वजह से जो एरर होता है उसको एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। जैसे हम लोग बहुत बार एग्जांपल पढ़ते होते हैं कि भैया मशीन को लगाने की जो कॉस्ट थी वो आपने वेजेस अकाउंट में डाल दी, जबकि आपको पता है कि मशीन को इंस्टॉल करने तक जितने भी खर्चे होते हैं वो मशीन की कॉस्ट में शामिल होने चाहिए। ऐसे एरर को हम लोग एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। अब हमारा सवाल है कि भैया एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, जो भूल के। हमारा आंसर क्या होगा, एंट्री, एनी एंट्री इज टोटली मिस्ड। कोई भी एंट्री जो पूरी तरह से मिस्ड है उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, एरर ऑफ ओमिशन के नाम से जानेंगे।
अगला सवाल है कि पीई रेशियो क्या होता है। ठीक है जी, पीई रेशियो का मतलब क्या होता है कि आपका प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है। तो सिंपली आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये होता है एमपीएस बटा ईपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर बाय में अर्निंग पर शेयर। ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन डी। तो अगर आपसे पीई की जगह अर्निंग यील्ड रेशियो पूछ लिया जाए, अगर आपसे पीई की जगह अर्निंग यील्ड रेशियो पूछ लिया जाए तो आप इसको उल्टा कर देंगे, ईपीएस बाय एमपीएस कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, अर्निंग यील्ड रेशियो आ जाएगा। प्राइस सॉरी ई रेशियो में क्या होता है, एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर ऊपर आता है और अर्निंग पर शेयर नीचे आता है, और अर्निंग यील्ड रेशियो में क्या होता है, ईपीएस ऊपर आता है और एमपीएस नीचे आता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन से वाली बात सही है। द नॉमिनल अकाउंट बैलेंसेस आर नॉट कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, रियल अकाउंट बैलेंसेस आर नॉट कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, पर्सनल अकाउंट बैलेंसेस आर नॉट कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंसेस आर नॉट कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। अब आप देखो, हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में हम लोग दो ही अकाउंट आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आपसे पेपर में बहुत बार सवाल पूछा जाता है, बैलेंस शीट में कौन कौन से अकाउंट के बैलेंसेस आते हैं, तो भैया हमारे बैलेंस शीट में आते हैं पर्सनल और जो रियल अकाउंट्स होते हैं उनके ही बैलेंसेस आगे बैलेंस शीट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस को हम लोग कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, तो हमारा आंसर बनेगा नॉमिनल अकाउंट बैलेंसेस आर नॉट कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। हमसे ट्रू पूछा था, ट्रू हमने बता दिया। सवाल पूछ लिया जाएगा कि बैलेंस शीट में कौन कौन से अकाउंट के बैलेंसेस आते हैं, तो आप लोग कहेंगे पर्सनल और रियल के आते हैं। अगला सवाल आता है भाई, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन इज प्रेफरेबल इन केस ऑफ, आपका जो फीफो मेथड है, आपका जो फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है कि पहले जो आया वो पहले आपका निकलेगा मटेरियल, उस केस में वो किस केस में प्रेफरेबल होता है, फॉलिंग प्राइसेस में, राइजिंग प्राइसेस में, कांस्टेंट में, या फिर फ्लक्चुएटिंग में। देखो जो फीफो होता है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रेफरेबल होता है, वो होता है डिफ्लेशन के केस में, डिफ्लेशन के केस में प्रेफरेबल होता है। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, फॉलिंग प्राइसेस। अब आप कहेंगे जी राइजिंग प्राइसेस के केस में कौन सा प्रेफरेबल होता है, राइजिंग प्राइसेस के केस में प्रेफरेबल होता है लिफो, फ्लक्चुएटिंग होता है वेटेड वाले, जो हमारा वेटेड एवरेज मेथड होता है वो फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस के केस में फेवरेबल प्रेफरेबल होता है। तो आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है, आप लोगों को ध्यान में रखना है भैया फीफो प्रेफरेबल होता है डिफ्लेशन के टाइम पे, लीफो प्रेफरेबल होता है इन्फ्लेशन के टाइम पे, इन्फ्लेशन के टाइम पे लीफो और डिफ्लेशन के टाइम पे कौन सा हो जाएगा, फीफो हमारा हो जाएगा। अगला सवाल है, इन केस ऑफ एन अनप्रेजेंटेड चेक, ऐसा चेक जो अनप्रेजेंटेड है, अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब यहां पर सिंपली क्या है, आपने पार्टी को चेक दिया, आपने पार्टी को चेक दे दिया, ठीक है, तो उस पार्टी ने अभी बैंक में लगाया नहीं, उस पार्टी ने बैंक में चेक लगाया नहीं, तो आपने क्या किया होगा, जो आपकी कैश बुक का बैंक कॉलम होगा वहां से इस आइटम को क्या कर दिया होगा, माइनस कर दिया होगा, क्योंकि जब आपने चेक काट के दिया तो आपने वहां से इतनी अमाउंट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, परंतु पार्टी ने अभी ये चेक बैंक में लगाया नहीं, तो आपके बैंक से वो अमाउंट कटी नहीं, तो आपका बैंक बैलेंस तो क्या है, ज्यादा है, ठीक है, आपका बैंक बैलेंस तो क्या है, ज्यादा है, परंतु कैश बुक का बैंक कॉलम क्या शो करता है, कम शो करता है। तो आपका आंसर नंबर बी बनेगा कि बैंक बैलेंस इन कैश बुक इज लेस देन द बैंक पासबुक, क्योंकि पासबुक में तो अभी आपके चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, बैंक से पैसे कटे नहीं, कैश बुक में तो आपने माइनस दिए, तो इस केस में बैंक बैलेंस इन कैश बुक क्या रहेगा, कम रहेगा, और बैंक पासबुक में क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अगला सवाल है, अमाउंट स्पेंट फॉर इनॉग्रेशन, नई फैक्ट्री बिल्डिंग का इनॉग्रेशन कराया, मुहूर्त करवाया भैया, ठीक है, तो उसका खर्चा क्या कहलाएगा, उसका खर्चा कहलाएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन सब खर्चों के बारे में आप सभी को पता है,
ठीक है जी। यहां पर आप सबके दिमाग में आएगा कि जी हमने तो समटाइम इसको डेफर्ड रिवेन्यू भी पढ़ा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऑप्शन में डेफर्ड रिवेन्यू है ही नहीं, अगर डेफर्ड रिवेन्यू ऑप्शन में होता तो हम वहां जाते। ठीक है, रिवेन्यू है तो रिवेन्यू की तरफ चले गए हैं हम लोग। कैपिटल सभी आपको पता है कि जो खर्चे हमारी एनहांस करते हैं हमारी कैपेसिटी को, ठीक है, रिवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हम लोगों ने एडवांस में खर्च कर लिए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग इक्वेशन सेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। मतलब ओनर्स इक्विटी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है, किस नाम से जानते हैं? शेयर होल्डर फंड कह सकते हैं या फिर इक्विटीज कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन किस चीज में बनती है? आपकी असेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल कह सकते हैं हम लोग। ओनर्स इक्विटी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कैपिटल के नाम से जानते हैं। ऐसी इक्वेशन किस चीज में बनती है? हमारी बैलेंस शीट में बनती है। कहां बनती है? बैलेंस शीट में बनती है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? लीगल एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद डिफेंडिंग ए टाइटल फर्म्स प्रॉपर्टी। फर्म की प्रॉपर्टी के टाइटल को डिफेंड करने के लिए आपने कुछ कानूनी खर्चे किए। एक्सपेंडिचर ऑन पेंटिंग ऑफ फैक्ट्री शेड पर आपने पेंटिंग करवाई। तीसरा, फ्राइट एंड चार्जेस ऑन परचेज ऑफ न्यू मशीन। चौथा, वेजेस पेड टू मशीन ऑपरेटर। मैंने आपको सिंपली बताया था पहले के क्वेश्चंस में भी, आपके मशीन को खरीदने से लेकर उसके इंस्टॉल करने तक के जितने भी खर्चे होते हैं वो मशीन की कॉस्ट में शामिल होंगे। तो मशीन पर किया गया खर्चा कैसा कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे नेक्स्ट सवाल पूछता है कि प्राइम कॉस्ट में अगर वेरिएबल ओवरहेड जोड़ दें उसको आप किस नाम से जानते हैं? भैया ये सीधा सीधा आप लोग ध्यान रखना, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड हमारा मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। यहां पर आपको कॉस्ट शीट भी थोड़ी सी ध्यान में रख लेनी चाहिए। कॉस्ट शीट क्या होती है? जिसमें हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर, इससे मिलकर बनती है हमारी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में अगर हम लोग फैक्ट्री के खर्चे जोड़ देते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट क्या दो या फैक्ट्री ओवरहेड क्या दो, तो हमारी बन जाती है वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में हम लोग ऑफिस के ओवरहेड जोड़ देते हैं। ठीक है जी, वो जोड़ने के बाद बन जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीओपी। तो उसमें हम लोग अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे जोड़ देते हैं, ठीक है जी, वो बन जाती है कॉस्ट ऑफ सेल। अगर उसमें हम लोग प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो वो हमारी बन जाती है सेल्स। तो आप लोगों को ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट भी ध्यान रख लेना है कि इसमें क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ के बनती है प्राइम कॉस्ट। ठीक है जी, उसमें फैक्ट्री के खर्चे जोड़ देते हैं तो वो बन जाती है वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में ऑफिस के खर्चे जुड़ जाते हैं तो बन जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जुड़ जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्लस प्रॉफिट जुड़ जाता है तो बन जाती है हमारी सेल्स। हमारा यहाँ सवाल था कि भैया प्राइम कॉस्ट में अगर वेरिएबल ओवरहेड जुड़ जाए तो क्या कहलाती है? वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। अगला सवाल है, कंपनीज एबिलिटी टू फुलफिल इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस इज लाइकली टू बी असेस्ड टू। अब आपने एक कंपनी है उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज पे करनी है, इसके लिए कौन सा रेशो कारगर रहेगा? ये हमसे पूछा गया है कि कंपनी के द्वारा अपनी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा करना है, ठीक है, असेस करनी है, वो कौन से रेशो के थ्रू होगी? ठीक है जी, वो कौन से रेशो के थ्रू? वो सोलवेंसी रेशो बताएगा हमारा। सोलवेंसी रेशो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने की एबिलिटी को बताता है। अगला सवाल आता है हमारा, फॉर ए फर्म हैविंग डेट एंड इक्विटी इन इट्स एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। एक फर्म है उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज होता है, या फिर मिक्सचर ऑफ सिक्योरिटीज होता है। उन सिक्योरिटीज में कहता है डेट और इक्विटी है, कहता है नए शेयर इशू करने की जो कॉस्ट है वो कौन सी होगी? आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में ऑलरेडी डेट और इक्विटी है पड़े, नए शेयर इशू करने की कॉस्ट क्या कहलाएगी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस वाली, प्रेफरेंस का तो नाम ही नहीं आया, वेटेड टोटल वाली होती है। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हम लोग वेटेड को ही कह देते हैं।
हम लोगों का आंसर क्या होगा इसमें, नन ऑफ दीज हमारा आंसर। अगला सवाल है, विच कॉस्ट आर ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग। वेरिएबल कॉस्ट में किस कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट माना जाता है? वेरिएबल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को ही क्या माना जाता है, हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट माना जाता है। अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड जो हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट होती है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही होती है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी बात सही है? द इशू ऑफ शेयर टू पब्लिक बाय एन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी इज नोन एज आईपीओ। इशू ऑफ शेयर टू पब्लिक बाय एन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी इज नोन एज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। Issue of share to public by an already listed company is known as right issue. Issue of shares to public by an already listed company is known as private placement. देखो प्राइवेट प्लेसमेंट आपको पता है कि आप जब अपने किसी वेल नोन बीइंग से पैसा इकट्ठा करने के लिए शेयर इशू करते हो तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जब आप कहते हैं कि भैया आप लोग राइट दे रहे हो शेयर खरीदने का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, ठीक है, उसको राइट इशू कहते हैं। अब बचा है इशू ऑफ शेयर टू पब्लिक बाय एन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी इज नोन एज आईपीओ। दूसरा है इशू ऑफ शेयर टू पब्लिक बाय एन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी इज नोन एज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, राइट शेयर्स एंजॉय करते हैं प्रेफरेंशियल राइट कि जो राइट शेयर होते हैं उनको क्या प्रेफरेंशियल या प्राथमिक पहले अधिकार कौन से दिए जाते हैं? डिविडेंड के पक्ष में दिए जाते हैं, रिटेन अर्निंग के, कैपिटल के, या फिर नन ऑफ दीज। भैया प्रेफरेंस राइट इशू होते हैं वो हम लोग हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर के लिए करते हैं। उनमें से इक्विटी वालों को तो इनमें से कोई भी राइट नहीं होता, तो हमारा आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज हमारा आंसर माना जाएगा। आगे आता है एन एक्सपायर्ड कॉस्ट, कॉस्ट जो एक्सपायर हो चुकी है, रिजल्टिंग फ्रॉम ए प्रोडक्टिव यूजेस ऑफ एन एसेट्स। कोई एसेट्स को आप यूज कर रहे थे, उसके लिए प्रोडक्टिव यूज किया, उसकी वजह से जो कॉस्ट आपकी एक्सपायर होगी उसको आप लोग क्या करते होते हैं, अब जो असेट्स आपने प्रोडक्टिव वे में यूज की उसको आप लोग धीरे धीरे क्या करके डेप्रिसिएशन लगा के क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। उस डेप्रिसिएशन को आप कहां दिखाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाते हो, कहां दिखाते हो, डेबिट साइड दिखाते हो। अगला सवाल, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर, बोनस शेयर को प्राप्त करने की जो कॉस्ट है या लागत है वो क्या होती है? देखो बोनस शेयर कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर को फ्री में दिए जाते हैं ऐसे बोनस, उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती, उसकी कॉस्ट क्या कहलाती है, नील कहलाती है। अगला सवाल, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द वैल्यू ऑफ मनी विल बी। जो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है ये क्या कहता है कि भैया आप लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसको मनी में मेजर किया जा सकता है, जिसको मनी में मेजर किया जा सकता है, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है। तो ये किस अजम्पशन पर बेस्ड है, मनी की वैल्यू क्या रहेगी, ये मान के चलता है कि भैया मनी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मनी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगला सवाल है, टूरिस्ट फर्म has received interest of Indian national rupee 500, it should be treated as। देखो एक टूरिस्ट फर्म है, अब टूरिस्ट फर्म का मेन काम क्या होगा, अपनी गाड़ियों को टूर पे भेजना, उनसे रेंट वगैरह इकट्ठा करना, चार्जेस लेना, ठीक है। तो इंटरेस्ट वगैरह वाला काम उसका मेन काम नहीं है। जो टूरिस्ट पर गाड़ियां भेजना फर्म के लिए या होटल वगैरह की बुकिंग करना, ये उसका मेन काम हो जाएगा, वो तो आएगा ऑपरेटिंग में, परंतु इंटरेस्ट उसके लिए रेगुलर एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो ये कौन सी इनकम मानी जाएगी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम मानी जाएगी। कौन सी इनकम मानी जाएगी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम मानी जाएगी। अगला सवाल है, गोल्डन रूल क्या है अकाउंटिंग का नॉमिनल के अकाउंट्स के लिए? आप सभी को पता है कि नॉमिनल के लिए हम लोग सिंपली कहते हैं कि भैया जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जितने भी हमारे इनकम और गेन है, इनकम और गेन है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये गोल्डन रूल है किसके लिए, नॉमिनल अकाउंट के लिए। पहला पॉइंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है जी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट रूल है भैया रियल वाले का, रियल अकाउंट का। ठीक है जी।
अगला पोर्शन है डेबिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट कम इन। ये तो है ही नहीं किसी का भी। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम, ये हमारा किसका है? नॉमिनल का है। ठीक है जी। अगला सवाल है क्लोजिंग स्टॉक एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म इज नॉर्मली वैल्यूड एट। जो आपका कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है, इसका दूसरा नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसको प्रूडेंस कंसेप्ट भी बोलते हैं। ठीक है जी। प्रूडेंस कंसेप्ट और कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट एक दूसरे के नाम है। ये क्या कहते हैं भैया, आपको पॉसिबल लॉसेस की व्यवस्था तो कर लेनी है, इंतजाम कर लेने हैं, परंतु फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट के बारे में कोई भी इंतजाम उसको कंसिडर नहीं करना। इस कंसेप्ट के तहत आप कॉस्ट को क्या कहें, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्या मानेंगे, परचेज प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, जो कम होगा दोनों में से उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ये कौन सा कहता है, ये आपका कौन सा कंसेप्ट कहता है? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। जी। अगला सवाल है इट इज गिवन दैट कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ स्टॉक इज ₹100, उसका मार्केट प्राइस है ₹95, बाइंग का और सेलिंग का 90। अगर कहता है मार्केट प्राइस इंटरप्टेड इन द सेंस ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अगर मार्केट प्राइस को इंटरप्ट किया जाए रिप्लेसमेंट कॉस्ट के तहत, स्टॉक को किस वैल्यू पर माना जाएगा? स्टॉक को माना जाएगा भैया 95 पे। तो ये क्या कहता है कि भैया किसी कॉस्ट, स्टॉक की कॉस्ट ₹100 है, मार्केट प्राइस 95 है खरीदने का, सेलिंग का 90 है। मार्केट प्राइस इज इंटरप्टेड इन द सेंस ऑफ रिप्लेसमेंट करनी हो, तो मार्केट प्राइस उसमें शामिल करना हो, तो आप लोग को स्टॉक क्या वैल्यूड करेंगे? आप 95 रुपीज वैल्यूड करेंगे। अगला सवाल है एक बिजनेस की नेट असेट्स कितनी है? 1,01,700 बिगिनिंग में। प्रॉफिट कितना कमाया? 72,000। ओनर ने विड्रॉ किया, ड्राइंग कितनी करी है? 3,000। क्लोजिंग नेट असेट्स बतानी है। ठीक है जी। आप सभी को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारी बिगिनिंग वाली असेट्स कितनी है? ठीक है जी, इतनी है। हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग को क्या करते होते हैं, प्रॉफिट को क्या कर देंगे हम लोग, एड ऑन ड्राइंग को क्या कर देंगे। ठीक है जी, हम लोग पहुंच जाएंगे क्लोजिंग पे। हमारा आंसर जो निकल के आएगा 170,700। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन से वाली जो स्टेटमेंट है वो सही है? कैशबैक बुक एक सब्सिडी बुक है, सब्सिडरी बुक है, कैश बुक एक प्रिंसिपल बुक है, या फिर एक कैश बुक दोनों का काम करती है, सब्सिडरी बुक भी है और एक प्रिंसिपल बुक भी है। हाँ जी, कैश बुक जो है हमारी वो सब्सिडरी और प्रिंसिपल दोनों बुक्स का काम करती है, तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल एंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, कहां इंट्रोड्यूस किया गया था डबल एंट्री सिस्टम? इटली में किया गया था 1494 में। इसके द्वारा बाय लुकास पेसियोली इज नोन एज द फादर ऑफ बुक कीपिंग सिस्टम। लुकास पेसियोली नाम के बंदे को क्या माना जाता है? फादर ऑफ बुक कीपिंग माना जाता है। इसी ने डबल एंट्री सिस्टम को इजाद किया था 1494 में। कहां पर? इटली में। अगला सवाल है इफ ह्यूज अमाउंट इज स्पेंट ऑन स्पेशल एडवर्टाइजमेंट इट शैल बी क्लासिफाइड एज। भैया अगर आप बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हो, एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा करते हो, तो उसको आप कौन से वाला खर्चा कंसिडर करेंगे? डेफर्ड रिवेन्यू मानेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे, या फिर रिवेन्यू लॉस मानेंगे? आप सभी को पता है कि भैया एडवर्टाइजमेंट पर किया गया खर्चा आप क्या मानते हैं? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं, जिसको आप लोग सेम ईयर के अंदर राइट ऑफ ना करके धीरे धीरे जितने सालों तक उसका बेनिफिट मिलना होता है उतने सालों में उसको क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। अगला सवाल है कि अगर ट्रायल बैलेंस मैच ना करे, डिफरेंस कहां लिखते हैं? आप सभी को पता है अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, हम लोग डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं। कहां डालते हैं? सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं। तो अगर टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस मैच ना करे तो जो डिफरेंस आता है दोनों के बीच में, तो हम इसको किस में डालते हैं? सस्पेंस अकाउंट में डाला
10 लाख। अगला सवाल है कि एक असेट्स आपने खरीदी है 50,000 की, इस पर डेप्रिसिएशन लगता है एसएलएम मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। लाइफ कितनी है? 10 साल है। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 10,000 है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आप लोगों ने बतानी है। ठीक है जी, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डेप्रिसिएशन। वो कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस रेजिडुअल वैल्यू बटा में लाइफ ऑफ द असेट्स। कॉस्ट ऑफ असेट्स कितनी है? 50 है। रेजिडुअल कितनी है? 10,000 है। कितने साल चलेगी? 10 साल। 50 माइनस 10 40 बटा 10। तो आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट में कितना आ गया? 4,000। तो हमसे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछिए, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आप कैसे निकालेंगे? आपका जो डेप्रिसिएशन आया बटा में कॉस्ट ऑफ असेट्स। भैया एक चीज ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ असेट्स स्टार्टिंग वाली लेनी है, साल्वेज वैल्यू घटाने के बाद वाली नहीं लेनी, स्टार्टिंग वाली कॉस्ट लेनी है इनटू 100। 30 से हम काटेंगे 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 8% आपकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगी। हम लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं, जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो हम नीचे जो कॉस्ट होती है साल्वेज वैल्यू घटाने के बाद वाली ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जब भी हम लोग डेप्रिसिएशन रेट में या परसेंटेज में निकालें तो आपको ऊपर लेना है डेप्रिसिएशन, बटा में लेनी है कॉस्ट ऑफ असेट्स स्टार्टिंग वाली। अगला सवाल है फंक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑफ सेबी। सेबी का मतलब क्या है भैया? हमारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1988 में। इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है 1990। ठीक है जी, अब इसके फंक्शन क्या है? तो ये प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, बिल्कुल करता है जी। रेगुलेट करता है बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, बिल्कुल करता है जी। रजिस्टर करता है और रेगुलेट करता है स्टॉक होल्डर की वर्किंग को, बिल्कुल करता है जी। तो चारों ऑप्शन हमारे क्या हैं? राइट है। सेबी के ये चारों के चारों तीन के तीन क्या है? फंक्शन है। इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, रेगुलेट करना स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस को, और वर्किंग को रेगुलेट करना स्टॉक होल्डर की रजिस्टरिंग के टाइम। अंडर विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कंसिडर? इस मेथड में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है। थिंकिंग फंड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में, एन्युटी में, या फिर डब्ल्यूडीवी रिटन डाउन वैल्यू मेथड में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कंसीडर की जाती है वो एन्युटी मेथड में की जाती है। एक सवाल यहां पर आता है कि इनकम टैक्स जो है हमारा कौन से मेथड को मानता है? वो हमारा डब्ल्यूडी मेथड को मानता है, यानी कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हमारा कौन से वाला मेथड सही होता है? डब्ल्यूडीवी मेथड को मान्यता देता है हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगला सवाल है विच व्हाट इज करेक्ट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अंडर अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड? अकाउंटिंग इक्वेशन में जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो अभी पे करने बाकी हैं। ऐसे खर्चे जो पे करने बाकी हैं, ठीक है, उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं भैया 11 मंथ का रेंट दे दिया, साल पूरा हो चुका है, 1 मंथ का रेंट बाकी है, तो जो 1 मंथ का रेंट बाकी है उसको हम लोग बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। अब इसका आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, इससे क्या होगा? आपकी कैपिटल कम हो जाएगी और लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आप लोग लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं, कैपिटल में से कम कर देंगे और लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। रिडक्शन इन कैपिटल एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या रहेगा? हमारा आंसर रहेगा। अगला सवाल है इन अकाउंटिंग सेकेंडरी बुक इज। अब सेकेंडरी बुक कौन सी होती है? सेकेंडरी बुक होती है भैया हमारी लेजर। सबसे पहले आप लोग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स में। सेकेंडरी बुक का काम कौन सा करती है? लेजर करती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में करते हैं, उनसे फिर सेम नेचर की ट्रांजेक्शन को आप लोग एक ही जगह लिखने का प्रयास करते हैं। लिखते हैं तो वो कहाँ लिखते हैं? लेजर में लिखते हैं। सेकेंड काम कहाँ किया जाएगा? लेजर में किया जाएगा। अब ये सवाल मैंने आपको स्टार्टिंग में पहला जो क्वेश्चन पढ़ाया था पहली वीडियो का,
उसमें क्लियरली बताया था कि जीरो बेस्ड बस्टिंग की थ्योरी किसने डेवलप की है, वो आपको बताया था कि पीटर फायरे ने की है। किसने की है? पीटर फायरे ने की है। अगला सवाल है कि इंटर फर्म कंपैरिजन इज पॉसिबल। अब इंटर फर्म आपसी फर्म की जो तुलना है वो कहां पर पॉसिबल है? भैया आप एक जैसी कोस्टिंग, यूनिफॉर्म कोस्टिंग अपनाते हो तब क्या है वो पॉसिबल है। इंटर फर्म कंपैरिजन कब पॉसिबल है? जब आप सेम यूनिफॉर्म मतलब सेम नेचर की सेम कोस्टिंग करेंगे तभी कंपैरिजन पॉसिबल है। अगला सवाल है टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ ए कंपनी कितनी है? 2 लाख है। इसको रिड्यूस किया जा सकता है 74,000। अगर डिसीजन ऑफ शटडाउन इज टेकन, अगर शटडाउन डिसीजन लिया जाएगा उसको रिड्यूस करके 74,000 पे लाया जाएगा। और शटडाउन करने की कॉस्ट कितनी आएगी? 14,000 आएगी। एसपी कितना? सेलिंग प्राइस है 20 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 12 रुपए। तो आपको शटडाउन पॉइंट निकालना है। ठीक है जी, तो आपको शटडाउन पॉइंट निकालना है। तो शटडाउन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है, वो होता है फिक्स कॉस्ट माइनस शटडाउन जो कॉस्ट आ रही है बट्टा में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वो निकलेगा 2 लाख माइनस में तो शटडाउन कॉस्ट आएगी बटा में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा? 20 माइनस 12, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल जाती है। 2 लाख में से 88,000 हो जाएंगे जोड़ के, ये आगे 1,12,000 बटा में 12 माइनस 8 ये आ जाएगा। आप इसको काटेंगे तो ये 14,000 यूनिट आ जाएंगी। 14,000 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखी है 2 लाख, रिड्यूस होके 74,000 आ जाएगी अगर आप शटडाउन का डिसीजन लेते हो। शटडाउन करने की कॉस्ट आती है 14,000, एसपी दे रखा है 20, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है 12। डिटरमाइन करना है शटडाउन पॉइंट इन यूनिट। फॉर्मूला रहेगा फिक्स कॉस्ट माइनस शटडाउन कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 2 लाख माइनस 74,000 प्लस 14,000, 88,000 इसमें से माइनस करके 1,12,000 बटा में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा? 8 यूनिट में आंसर कितना आएगा? 14,000। नेक्स्ट है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज डिजायरेबल ऑन अडॉप्शन। डिविडेंड जो इक्वलाइजेशन रिजर्व है वो अडॉप्ट किया जाता है, तो आपको अडॉप्ट करना चाहिए। वो अडॉप्ट करना चाहिए कि जब आपकी डिविडेंड पॉलिसी कांस्टेंट डिविडेंड रेट पॉलिसी हो, क्योंकि आपके जो डिविडेंड की रेट है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी परसेंटेज में। आपको प्रॉफिट कम हो रहा है चाहे ज्यादा हो रहा है, तो आपको डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व यूज करना। चलिए जी, आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।